माथियास हेनेत्से एमआरएनए पर कई दशकों से शोध कर रहे हैं। वे जर्मनी के हाइडलबर्ग में स्थित यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के प्रमुख हैं। हेनेत्से के काम में लोगों का बढ़ता रुझान उनके लिए भी नया है। डिनर टेबल पर mRNA के बारे में पूछा जाना ऐसी चीज है जो कोरोना महामारी से पहले कभी नहीं हुई। एमआरएनए शरीर में एक जरूरी काम करता है। ये गतिशील है, इसलिए ब्लूप्रिंटों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। ये ब्लूप्रिंट हमारे शरीर में हार्ड ड्राइव की तरह ही काम करने वाले क्रोमोसोमिक डीएनए में पाए जाते हैं। बिना छेड़छाड़ ये वहां पड़े रहते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक जानकारी को बदलना जरूरी है। एमआरएनए में वही जानकारी होती है, लेकिन ये ज्यादा गतिशील होता है। इसके जरिए ब्लूप्रिंट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम्स तक जानकारी लाते हैं। यहीं एमआरएनए को पढ़ा जाता है और यहां पहुंची जेनेटिक जानकारी से प्रोटीन के हर संभव मिश्रण बनते हैं। शरीर को अपनी तकरीबन हर प्रक्रिया के लिए इनकी जरूरत होती है। रिसर्चर लंबे समय तक एमआरएनए को दरकिनार करते रहे। रासायनिक तौर पर यह डीएनए से बहुत अलग नहीं है, हालांकि यह ज्यादा स्थिर है, इसलिए इसे संभाल पाना थोड़ा आसान है। बहुत पहले डीएनए के बारे में मजेदार जानकारियां जुटाई गईं और आरएनए थोड़ा बाद में आया, लेकिन आरएनए ने बीते कुछ वर्षों में ये अंतर काफी हद तक पाट लिया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें एमआरएनए के फायदों पर भरोसा था। उनमें से एक थे इंगमार होयर। ट्यूबिंगन में अपनी पीएचडी करते वक्त उन्होंने खोजा कि कैसे वो एमआरएनए और इसकी सारी जानकारियां कोशिकाओं में लाएं, बिना किसी खास पैकेजिंग के। शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। तब बहुत ध्यान से मैंने सब कुछ दोहराया, नियंत्रण रखते हुए सब कुछ लिखता गया और मुझे बिल्कुल वही नतीजे मिले। फिर वो यूरेका मोमेंट आया, जहां मैंने सोचा, हे भगवान, अगर यह वाकई काम कर गया तो ये क्रांतिकारी होगा। बाद में अपने साथियों के साथ होयर ने क्योरबैक नाम की एक कंपनी खोली। उन्हें एमआरएनए के चिकित्सीय इस्तेमाल में बड़ी संभावनाएं दिखीं। अन्य वैक्सीनों में बदलाव के लिए जानवरों पर बहुत से प्रयोग करने की जरूरत होती है ताकि पता चले कि यह कितना बेहतर काम कर रही है। आरएनए के साथ आपको बस सीक्वेंस बदलना है, आप शरीर में फर्क ला सकते हैं, ये मकसद है। और उत्पादन की प्रक्रिया बिल्कुल वही है, चाहे आप फिर एमआरएनए को पोलियो के लिए विकसित कर रहे हों या कोरोना के लिए। जब रिसर्चरों को किसी प्रोटीन के जेनेटिक सीक्वेंस का पता चल जाता है तो वे उसके अनुरूप एमआरएनए तैयार कर पाते हैं। इसे कृत्रिम रूप से पैदा और फिर पैक करके शरीर में डाला जा सकता है, जो तब प्रोटीन खुद बनाना शुरू कर देगा। एमआरएनए कोविड वैक्सीन के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। शरीर को वायरल स्पाइक प्रोटीनों के ब्लूप्रिंट मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में होता है। लेकिन शुरुआत में एक समस्या भी थी, क्योंकि जब एमआरएनए बिना रोक टोक घूमता है तो हमारा शरीर इसे बाहरी तत्व मानता है और खतरे की घंटी बजा देता है। काटालिन कारिको ने अपने सहयोगी ड्रू वाइसमैन के साथ ये गुत्थी सुलझाई। उन्होंने एक जुगाड़ अपनाया और एमआरएनए में बदलाव किए ताकि शरीर उस पर हमला ना करे। इस बदलाव तक पहुंचने के लिए कई प्रयोग करने पड़े। आपको 108 अलग-अलग संभावनाओं में से छांटना है। आप उम्मीद करते हैं कि अंत में आपके पास 3 बचें, शायद कम से कम उनमें से एक नॉन इम्यूनोजेनिक हो और बहुत सा प्रोटीन बना हो। तो ये हमें मिला। यह एक नायाब खोज थी। यानी 2020 में रिकॉर्ड समय में एमआरएनए कोविड वैक्सीन विकसित करने के पीछे कई दशकों का शोध है। अगर महामारी एक दशक पहले आ गई होती तो यह संभव नहीं हो पाता। माथियास हेनेत्से को इस नई प्रकार की वैक्सीन से बड़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि mRNA नया है, लेकिन मैं इस बात को सकारात्मक मानता हूँ। और ये भी सही है कि मैसेंजर आरएनए बहुत अस्थिर है। मतलब ये सेल के भीतर जाता है, अपना काम करता है और टूटकर गायब हो जाता है।
इस तरह से कोविड-19 टीके mRNA तकनीक की शुरुआत बन गए और ये तकनीक दुनिया भर में फैल गई।